आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 94 से लेकर तलाशी के प्रोसीजर को लेकर 94, 95, 96, 97, 98 के बाद जो प्रोसीजर ऑफ सर्च है 100, 101 से लेकर 105 तक उन सब प्रोविज़न पर डिस्कस करें। सबसे पहले 94 डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 94 में जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ये विश्वास करने का कारण है या उसे कोई इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता में किसी व्यक्ति के पास नंबर 1 चुराई गई संपत्तियां हैं या फिर आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं या फिर स्टॉलन प्रॉपर्टीज हैं या कूटकृत सिक्के हैं, काउंटरफीट कॉइन्स हैं, प्रोहिबिटेड मेटल्स हैं, वर्जित धातु हैं, कूटकृत करेंसी है, काउंटरफीटेड करेंसी है या फोर्ज डॉक्यूमेंट है, कूट रचित दस्तावेज है, नकली मुद्राएं हैं, फॉल्स सील्स हैं, ऑब्सीन आर्टिकल्स हैं, अश्लील वस्तुएं हैं। तो ये सब 94 का कंटेंट है कि भाई किन किन चीज़ों के लिए तलाशी लेनी है। तो अगर किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को या किसी डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये विश्वास करने का कारण है या उसे कोई इत्तला मिली है कि उसकी अधिकारिता में किसी व्यक्ति के कब्जे में या तो क्या है स्टोलन प्रॉपर्टीज, चुराई हुई संपत्तियों के साथ कोई डील करता है, कोई चुराई हुई संपत्तियां खरीदता है, बेचता है, उनके कब्जे को रखता है, या तो वो है, या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं, आपत्तिजनक चीजें हैं, वस्तुएं हैं। इनमें क्या क्या शामिल हो गया तो कि साहब काउंटरफीट कॉइन हो गया, कूटकृत सिक्का, प्रोहिबिटेड मेटल, वर्जित धातु, कूटकृत करेंसी और स्टाम्प, काउंटरफीट करेंसी एंड स्टाम्प, फोर्ज डॉक्यूमेंट, कूट रचित दस्तावेज, नकली मुद्राएं, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन आर्टिकल्स। 292 आईपीसी में जो ऑब्सीनिटी का कंसेप्ट है तो वही यहाँ अप्लाई होगा कि भाई ऑब्सीन आर्टिकल्स के साथ कोई व्यक्ति डील कर रहा है, कोई व्यक्ति खरीद रहा है, बेच रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, तो वो सारे जो ऑब्सीन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ भी है तो वहाँ पे तलाशी का वारंट जारी करने की अधिकारिता मिल जाती। तो 94 में इन चीज़ों के लिए तलाशी का वारंट जारी होता है। बहुत क्लियर बात। तो आपको 3 चीज़ें एपीओ के कंपटीशन के दृष्टिकोण से यहाँ ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि हु इज़ ऑथोराइज टू इशू सच वारंट। ठीक, तो 94 में वारंट इशू करने की अथॉरिटी किसको है? डीएम, एसडीएम एंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। दूसरी बात, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की फॉरफिटेड होगा, किन किन चीजों की जब्ती होगी या किन चीजों के लिए तलाशी। तो अभी आपके सामने इतनी चीजें रखी। इन चीजों के लिए अगर किसी के पोजीशन में है तो तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा तलाशी का वारंट कांस्टेबल से ऊपर के पंक्ति के पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा। तो वो कैन कंडक्ट सर्च, तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से अनिम्न पंक्ति या कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो ये 3 बातें ध्यान रहेगी। तो सेक्शन 94 में से अगर कोई सवाल बनेगा तो वो सवाल ठीक ठीक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 94 का जो सवाल है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों में से उठ सकता है। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब जैसा कि हमने कहा कि कांस्टेबल
से ऊपर की रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर तलाशी लेगा तो तलाशी वारंट में दी गई विहित प्रक्रिया के अनुसार ली जाएगी। वारंट में तलाशी का प्लेस भी कई बार मजिस्ट्रेट साहब स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो प्लेस स्पेसिफिक होगा, उस स्पेसिफिक प्लेस के तहत तलाशी ली जाएगी। और ऐसी तलाशी में जो जो भी चीज़ें मिलेगी, जो जो का मतलब अगर सस्पेक्टेड है तो जो ऊपर चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें अगर सस्पेक्टेड है, अगर मिलती है तलाशी में, तो पुलिस अधिकारी उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेगा, तो पुलिस ऑफिसर उन्हें जब्त करेगा, अपनी अभिरक्षा में लेगा। और उसे लगता है कि ऐसे कोई व्यक्ति भी वहाँ मिलते हैं, जैसे कोई पर्सन वहाँ मिलता है जो हैबिचुअली चुराई गई संपत्तियों के साथ डील करने वाला व्यक्ति है, हैबिचुअली काउंटरफीट करेंसी के साथ डील करने वाला व्यक्ति है, हैबिचुअली ऑब्सीन आर्टिकल के साथ डील करने वाला पर्सन है, तो वो उसे भी कस्टडी में लेंगे, वहाँ पर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिए जाएंगे। वो आर्टिकल्स या वो चीज़ें हैं वो भी प्रोड्यूस की जाएगी और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 94। तो बात समझ गए होंगे। तो धारा 94 में इतना ही कहेंगे कि व्हेन एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट having an report or reason to believe that within his jurisdiction or within his local jurisdiction someone having possession of stolen properties, objectionable articles, then he can issue search warrant. Such search warrant is to be executed by a police officer above the rank of constable, and search will be conducted. Objectionable article will be seized. Suspected person may also be arrested and produced before the court. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 94 के लिए। किसी की कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, वरना आप लोगों के सामने 3-4 चीज़ें रखी जो कि बेसिकली इस सेक्शन से पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए 95 पे आते हैं। देखिए सेक्शन 95 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है या राज्य सरकार की ये शक्ति है कि अगर कोई पब्लिकेशन प्रोहिबिटेड हो, वर्जित हो, या पब्लिकेशन आपराधिक प्रकृति के हों या जिनसे अपराध होने की गुंजाइश या संभावना हो, तो ऐसे पब्लिकेशंस को स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो प्रोहिबिटेड डिक्लेयर कर सकती है बाय एन नोटिफिकेशन इन गजट। तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कुछ प्रकाशनों को वर्जित प्रकाशन की श्रेणी में घोषित कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। अब ये कौन कौन से प्रकाशन हो सकते हैं, तो देखिए पहले आईपीसी या इंडियन पीनल कोड में 124A सेडिशन एक अपराध हुआ करता था, जो अब नई भारतीय न्याय संहिता में नो लॉन्गर इज एन ऑफेंस। अब वो सेडिशन नहीं कह के उसका स्वरूप कुछ और हो गया है, वो बेसिकली राजद्रोह नहीं कह के देशद्रोह के में जो वेजिंग वॉर और वो वाला कंसेप्ट था उसे ही मेंटेन किया गया है। क्योंकि सेडिशन को लेकर बेसिकली मेरा मानना है कि लॉ में ऑल्टरेशन इसलिए किया गया क्योंकि अभी जो सरकारें काम कर रही है और जो काम करने का तरीका हो रहा है उसमें देशद्रोह से व्यक्ति कम हर्ट हो रहा है। राजद्रोह यानी कि सरकार के विरुद्ध आप कोई काम कर रहे हो तो लोग या बड़े बड़े नेता ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और यही कारण है कि आप इतनी बड़ी बड़ी नेताओं को भी, मुख्यमंत्रियों को भी जेल में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देयर गवर्नमेंट इज हर्ट, नॉट द होल कंट्री है। तो जब पूरा देश हर्ट हो या देश के अगेंस्ट में काम हो तो वो चीज़ अपराध हो है। पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट है और उसके अगेंस्ट में आपने कुछ किया तो उसे अब लेजिस्लेचर ने नो लॉन्गर एन ऑफेंस, वो अपराध नहीं हटा दिया गया है। अब वहाँ कंसेप्ट सिर्फ
वेजिंग वॉर या देश के विरुद्ध ऐसी कोई एक्टिविटी है जिससे कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे डिसअफेक्ट पड़ता हो, तो उसे अपराध घोषित किया गया है। तो 124A वाले, या फिर अभी कह दूं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसी कोई पब्लिकेशन है जो कि अफेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, जो हमारे देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव डालते हों, तो ऐसे कोई पब्लिकेशन है तो उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। 153A और 153B इंडियन पीनल कोड का, जिसमें कि रिलीजियस डिसहार्मोनी के बारे में बातें हैं कि भाई धार्मिक अलगाव फैलाने वाले या धार्मिक डिसहार्मोनी, रिलीजियस डिसहार्मोनी फैलाने वाले जितने भी पब्लिकेशन हैं, जितने भी ऐसे भाषण हैं, जितने लेख हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर पब्लिकेशन हैं, उन सबको भी प्रोहिबिट करने की स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। तो राज्य के विरुद्ध चीज़ें हो गई, देश के विरुद्ध हो गई, धार्मिक अलगाव को लेकर हो गई, और इसमें आप देखोगे तो ऑब्सीन चीज़ों के बारे में भी आपको 292 भी मिलेगा इसी सेक्शन में इंडियन पीनल कोड का। ऑब्सीनिटी के लेकर जो पब्लिकेशन है, जो ऐसी किताबें हैं या जो ऐसी वीडियो लाइब्रेरी है जिनमें कि ऑब्सीन चीज़ें दिखा करती है, अभी तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कुछ सालों पहले मुझे याद है, बहुत 15-20 सालों पहले की बात है, कि ये जितने भी वीडियो लाइब्रेरी चलती थी जिनमें ऑब्सीन वीडियो कैसेट्स और ये सब अवेलेबल हुआ करते थे CD, तो यहाँ बापू बाजार में हमेशा आए दिन छापा पड़ा करता था। और आज इस कैसेट वाले की दुकान पे छापा, आज इस पे छापा, तो पुलिस रेड डालती थी और वहाँ पे चीज़ें की पूरे के पूरे वीडियो लाइब्रेरी को सीज कर लेती थी। यही सेक्शन इसी के कारण होता था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इनको पब्लिश वो डिक्लेयर कर दिया था। क्या डिक्लेयर कर दिया? कि भाई प्रोहिबिटेड है, तो प्रोहिबिटेड डिक्लेयर कर दिया। तो 292, 293, 295A भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को अधिसूचना जारी करके स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोहिबिटेड कर सकती है। तो सबसे पहली बात ये है 95 में कि सर्टेन पब्लिकेशंस को, कुछ पब्लिकेशंस को स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करने की पावर है। ठीक है, कैसे करेंगे प्रोहिबिट? तो कि साहब बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन गजट, तो राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के पश्चात, ठीक, किन किन के लिए या कौन कौन से पब्लिकेशन हो सकते हैं, तो वो कैटेगरी भी आपको मैंने बताई कि 124A हो गया, 153AB हो गया, 292 हो गया, 293 हो गया, 295A हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें ध्यान में रखनी है कंपटीशन के कंटेंट से। तो ये 5 सेक्शन भी आपको याद में रखने हैं कि साहब इन पब्लिकेशंस को स्टेट गवर्नमेंट संप्रहण कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, या वे डिक्लेयर कर सकती है प्रोहिबिटेड पब्लिकेशन। तो अब साहब पावर किसके पास? तो कि साहब कोई मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल है, यहाँ DM SDM नहीं है, यहाँ पे कौन सा शब्द है? एनी मजिस्ट्रेट। तो कोई भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है सर्च वारंट के। क्या सर्च या क्या तलाशी लेने के लिए ऑर्डर किए जा सकते हैं? कि साहब अगर ये पब्लिकेशन किसी भी जगह पर हैं तो वहाँ छापेमारी की जाए, वहाँ पे जब्ती की जाए और इन पब्लिकेशंस को अभिरक्षा में ले लिया जाए, पुलिस कस्टडी में ले। एक बात और यहाँ पे याद रखने की कि भाई कौन सा पुलिस ऑफिसर तलाशी ले, तो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो है तो वो तलाशी ले सकता है, और तलाशी का वारंट जो जारी होगा वो कोई भी मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। तो ये लोग वहाँ जाएंगे, तलाशी लेंगे, और वही तलाशी के दौरान जो पहले चीज़ें बताई, नीड नॉट टू रिपीट, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, वही तलाशी के दौरान कार्रवाई की जाएगी। तो ये हो गया। अब मान लीजिए, देखिए 95 में स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पब्लिकेशन को प्रोहिबिट पब्लिकेशन डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? कि साहब ये पब्लिकेशन जो है ये
रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, इसके साथ डील अब नहीं किया जाएगा, ऐसी चीज़ें अब बाज़ार में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरी कोई किताब लिखी मैंने और मेरी बुक को स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया नोटिफिकेशन इशू करते हुए, और मैं ये दावा करता हूँ कि साहब मेरी बुक में ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं है जिसको कि गवर्नमेंट प्रोहिबिट करे है। मैंने अपने आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन मुझे भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट के रूप में दिया है, उसी संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक मर्यादित किताब लिखी है जिसमें किसी प्रकार का देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह नहीं है, कोई ऑब्सनिटी नहीं है, कोई धार्मिक अलगाव पैदा करने वाली चीज़ें नहीं है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने मेरी किताब क्यों प्रोहिबिट कर दी साहब? तो मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे आपत्ति है। तो जिस व्यक्ति को आपत्ति है तो वो क्या ऐसी स्टेट गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है गजट में उसे चैलेंज कर सकता है क्या? उसे आपास्त करवाने के लिए, सेट असाइड करने के लिए क्या मेरे पास या एग्रीड पर्सन के पास कोई रेमेडी है क्या? तो इसके लिए आपको सेक्शन 96 देखना पड़ेगा। जब आप सेक्शन 96 देखोगे देन यू विल कम टू नो दैट द एग्रीड पर्सन हैज रेमेडी टू डिक्लेयर void such notification relating to prohibit publication। तो व्यक्ति को ये उपचार दिया गया है, पीड़ित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को ये रेमेडी प्रदान की गई है कि वो अपने पब्लिकेशन को दुरुस्त करने के लिए, वापस से चालू कराने के लिए जो अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की उसे सेट असाइड करवाने के लिए, आपास्त करवाने के लिए क्या करे? न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अपनी आवेदन पेश करें। तो कहाँ जाएंगे ये चुनौतियां? उच्च न्यायालय में जाए। तो हाई कोर्ट में ऐसी चुनौती जाएगी, हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, एप्लीकेशन लगाया जाएगा। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कब लगाना है तो उसकी कोई लिमिटेशन है, तो 96 में ऐसी लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन के लिहाज से नोट करना है कि 2 माह पब्लिकेशन की डेट से। कब करोगे चैलेंज, कब लगाओगे एप्लीकेशन? विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन गजट। तो गजट का जब नोटिफिकेशन हुआ या जब आपके पब्लिकेशन को प्रोहिबिट किया गया राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके, उस अधिसूचना के 2 माह के भीतर भीतर आपको उच्च न्यायालय में चुनौती देने का आवेदन लगा देना है। अब ऐसा आवेदन ही नहीं लगाना है, उस आवेदन के साथ आपको उस प्रकाशन की एक कॉपी भी लगानी है। क्या करना है? Such application is accompanied with and copy of such prohibit publication। तो जो आपका पब्लिकेशन प्रोहिबिट किया गया है, जिस प्रकाशन को सरकार ने वर्जित घोषित किया है, उसकी एक कॉपी भी आप साक्ष्य के रूप में लगाओ, एविडेंस के रूप में लगाओ और बताओ, वे आधार भी लिखो जिन आधारों पर आप चुनौती दे रहे हैं ऐसे नोटिफिकेशन को। तो हाई कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन के साथ आपके पब्लिकेशन की कॉपी भी जाएगी और आपकी एप्लीकेशन में वो ग्राउंड्स भी जाएंगे जिनके आधार पे आप राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दे रहे हो। अब कौन सुने कि साहब ऐसी एप्लीकेशन को सुनेंगे हाई कोर्ट की कम से कम 3 जजेस वाली स्पेशल बेंच। अगर है सो फार प्रैक्टिसेबल या एज फार एज पॉसिबल, तो क्या करेंगे? जहाँ तक संभव हो तब तक तो 3 जजों से बनी हुई विशेष पीठ, स्पेशल बेंच ऑफ 3 जजेस विल डिस्पोज सच एप्लीकेशन। और अगर नहीं है तो जितने भी बेंच के जजेस हैं वो लोग इसको डिस्पोज करेंगे। तो प्रायोरिटी तो रखनी है कि 3 जजेस वाली बेंच, ठीक है। और अगर ना है तो जितने हैं 2 हैं तो 2 हैं।
तो जितने भी हैं वो सब सुनेंगे। ये लोग सुनेंगे और सुनने के बाद अगर सेटिस्फाई हो जाए जजेस कि नहीं साहब वास्तव में मेरे साथ गलत हुआ, वास्तव में मेरी किताब बिल्कुल ठीक है और गलती से प्रोहिबिट कर दी गई, तो अगर श्रीमान उच्च न्यायालय पीड़ित व्यक्ति के आवेदन से आधारों से संतुष्ट होते हैं तो राज्य सरकार की जारी की गई अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से आपास्त करने का निर्णय दे देंगे, डिटर्मिनेशन देंगे कि पब्लिकेशन नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल बी वॉइड, उसे शून्य घोषित कर देंगे और अब मेरी किताब फिर से चल जाएगी, अब मेरा पब्लिकेशन फिर से बाजार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 96 है। जजेस के ओपिनियन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई मतभेद हो, तो बहुमत से फैसला लिया जाएगा। तो ये 96 हो गया। देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी इन सेक्शन 96? किसी का कोई सवाल हो? स्टेट गवर्नमेंट मतलब टाइम का जो हुआ था बिल पास हुआ, किस चीज़ का टाइम बेटा? नोटिफिकेशन जब आया था पार्लियामेंट में टाइम भाई नोटिफिकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट पहले इशू करेगी आपके आर्टिकल को प्रोहिबिट करने का, आपके पब्लिकेशन को वर्जित घोषित करने का, तो उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। और हाई कोर्ट अगर ऑर्डर कर देगा तो अब उसे दोबारा थोड़े ना नोटिफिकेशन जारी करना है। हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया कि भाई आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया आपने, आपका नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो उसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन थोड़ी जारी करना। हाई कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में एनफोर्सेबल है, यही सवाल है। नोटिफिकेशन का मतलब मेंबर्स बैठते क्या, जैसे पार्लियामेंट बैठता है लॉ पास करते हैं? अरे राज्य सरकार की शक्ति है, मंत्रिमंडल करेगा भाई। अभी ये जितने भी आपके नोटिफिकेशन आपको अभी राजस्थान सरकार में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों पहले दिखाई दिए कि नहीं दिए? स्टेट लेजिस्लेटिव में जिसमें बैठते हैं मेंबर्स का मतलब विधायक वगैरह, वो बात वो बहुमत देते हैं कैसे? देना ही पड़ता। तो नोटिफिकेशन सरकार इशू करती है, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, राज्य सरकार की पावर है। और सरकार का मतलब क्या है? देखिए गवर्नमेंट का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नमेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही चलती है। तो जो मंत्री परिषद है, जो विधानमंडल के सदस्य हैं, वो वही चलाते हैं और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सर्वसम्मति से नोटिफिकेशन इशू होते हैं। चलिए, तो ये 96 हो गया है। एनीथिंग एल्स? नाउ कमिंग टू 97, 97 पर आइए। 97 आपको सदोष रूप से परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी के बारे में बताएगा। सर्च इन रिलेशन टू पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, तो ऐसे व्यक्ति जो कि सदोष रूप से परिरुद्ध कर लिए गए, रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लिए, उन लोगों की तलाशी। तो कि साहब अगर किसी डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, 3 लोग हैं इसमें, कौन कौन? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो अगर किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की ये राय है या उन्हें ये विश्वास करने का कारण है कि उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति को किसी ने सदोष परिरुद्ध कर दिया, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया। देखिए 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं लॉ में, एक तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होता है, दूसरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। तो रेस्ट्रेन के लिए तो हम इतना कहते हैं कि वेयर अ पर्सन हैज़ राइट टू गो इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गो देयर इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। जहाँ किसी व्यक्ति को किसी दिशा विशेष में
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का अधिकार है, आप उसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाने दें। वो दूसरी किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने दोगे तो वो होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, सदोष अवरोध। सदोष परिरोध क्या होता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है कि यू आर प्रिवेंटिंग अ पर्सन, you are preventing the person from growing beyond the particular circumscribing। मतलब एक पर्टिकुलर circumscribing, एक निश्चित एरिया से बाहर नहीं जाने देते। मान लीजिए कमरे में बंद कर दिया तो पर्टिकुलर circumscribing हो गया, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। किसी पर्टिकुलर जगह से बाहर नहीं जा पा रहे, जरूरी नहीं कि कमरे में ही बंद किया जाए है। 4 लोग बंदूक लेके खड़े हो जाए चारों रास्तों पे, चौराहे के बीच में आप हो, ये भले चौराहे पर कन्फाइनमेंट है, समझ गए? तो ये ध्यान दिमाग से निकाल दीजिए कि कन्फाइनमेंट का मतलब कमरे में ही बंद होता है। हाँ, ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या तो कमरे में बंद होगा या किसी जगह पे बंद होगा, किसी 4 दीवारी में बंद होगा, ज़्यादातर ये होता है। लेकिन अगर किसी जगह पे मान लीजिए चौराहा है और उस चौराहों पे अगर हर चौराहे पर 1-1, 2-2 लोग बंदूक लेके खड़े हो जाए और आप बीच में खड़े हो, आप कहीं भी मूव नहीं कर पा रहे, तब भी ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, क्योंकि एक सर्कमस्क्राइबिंग है, उससे परे आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कि सदोष परिरुद्ध कर लिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड हो गया है तो उससे इंटरेस्टेड कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लगाए, तो ऐसी स्थिति में डीएम साहब, एसडीएम साहब और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? तलाशी के वारंट जारी करेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए, पुलिस को ऑर्डर देंगे कि जाइए साहब तलाशी लीजिए और उस व्यक्ति को छुड़ाइए जो कि गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, गलत तरीके से कन्फाइन किया गया है। सर, मजिस्ट्रेट्स के पास कंप्लेंट आने पर ही ऐसा करेंगे या क्या है? देखिए, जहाँ तक 97 की लैंग्वेज है तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट दिखाई नहीं पड़ेगी, आप पढ़ के देख सकते हो क्या लिख रहा है। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है, तो ऑन कंप्लेंट और अदरवाइज आल्सो 97 के लिए क्या, तो यही तो है भाई। रीजन टू बिलीव का क्या मतलब है? मान लीजिए सोशल मीडिया पे देख लिया, एक उदाहरण दूं आपको कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल होती है वीडियोस। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वायरल कर दिया, कुछ लोग होते हैं तुनकी मिजाज के, तो पहले तो किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, किसी कमरे में बंद कर दिया और वो वीडियो वायरल कर दिया, तो साहब वो अगर वो वीडियो डीएम तक पहुंच गया, एडीएम तक पहुंच गया, एसडीएम तक पहुंच गया, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया, तो वो सो मोटो भी ऑर्डर कर सकते हैं कि भैया ये तो हमारे शहर का वीडियो है, इसमें साफ बोल रहा है आदमी, पकड़ो, तो तलाशी का वारंट जारी हो जाएगा। तो सो मोटो भी हो सकता है। 97 के परसेप्शन से क्या है? एज फार एज 98 इज कंसर्न, द कंप्लेंट इज नेसेसरी, यू कैन गो थ्रू। अब 98 को देखो, वहाँ इत्तला शब्द का इस्तेमाल है, वहाँ पर शिकायत जरूरी है। क्या है? या तो 18 साल से कम आयु की कोई बालिका है या फिर कोई अपहृत स्त्री है, स्त्री है या 18 साल से कम की बालिका है, जिसको क्या कर दिया गया है, जिसका एब्डक्शन कर दिया गया है, किडनैपिंग कर दी गई है, या फिर रॉन्गफुली डिटेन कर दिया गया है, गलत तरीके से निरुद्ध कर दिया गया है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि साहब ऐसी स्थिति में अगर कोई कंप्लेंट आती है डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, तो ऐसी कंप्लेंट पे वो क्या कर सकते हैं? वो आदेश दे सकते हैं। क्या आदेश देंगे? कि ऐसी महिला को तुरंत जाकर तलाशी लेकर और रिलीज किया जाए,
और उस महिला को या उस 18 साल से कम आयु की बच्ची को, उसके गार्जियन को, माता पिता को या और कोई ऑफिसर इंचार्ज है तो उसे सौंप दिया जाए। तो ये 98 में उन बालिकाओं के लिए है जो 18 साल से कम की हैं, या उन महिलाओं के लिए है जो कि किडनैप हो गई है, अबडक्टेड हो गई है, या फिर किसी ने रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, रॉन्गफुली डिटेन कर दिया। तो कई बार बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, कॉलेज जाती है, अब पिताजी एक दो बार नोटिस करते हैं कि थोड़ी सी लाइन गलत जा रही है बिटिया की, पढ़ने की बजाय कॉलेज में कुछ और ही हो रहा है, तो वो जैसे ही आती है बिटिया कॉलेज से और कमरे में बंद कर देती कि आज से कहीं नहीं जाएगी, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं, यही पढ़ो, कुछ नहीं जाना, कमरा बंद है। खाने पीने की चीज़ें दी जाती है और बाकी कमरा बंद ही रहता है, मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया है। क्या इस धारा में तलाशी होगी? उम्र भी 18 से अधिक है, होगी? मान लो लड़की के पास कहीं से फोन आ जाए, पुलिस वालों को फोन कर दे कि मेरे पिताजी ने मुझे बंदी बना दिया, होगी? सैद्धांतिक रूप से तो होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकली पुलिस वाले इधर से पूछेंगे कि क्या हुआ, कि साहब मेरे को कॉलेज नहीं जाने देते, पढ़ने नहीं जाने देते, तो भारत के पुलिस वाले अधिकांश तो यही कहेंगे कि पिताजी ने सोच समझ के बंद किया होगा बेटा, चलो फोन रखो। है गलत है। यही फोन अगर विदेशों में चला जाए तो 2 मिनट में पुलिस घर और लड़की रिलीज। लेकिन भारत में जाए तो पुलिस घर भी चली जाए, पर जब पिताजी की सुने तो शायद पुलिस कुछ ना करे और लौट आए, लड़की रिलीज भी ना हो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, बाकी सैद्धांतिक रूप से तो होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तो तलाशी होगी, प्रिंसिपली तो सर्च करना है, लड़की को रिलीज भी कराना है क्योंकि 18 से ज़्यादा उसकी आयु। लेकिन 18 से कम है तो यहाँ तो ये लिखा है कि या तो 18 से कम है या कोई स्त्री है, तो स्त्री लड़की, हर लड़की स्त्री ही है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के लिहाज से कि एनी एज की तो स्त्री है। तो इस तरीके से इस सेक्शन को देखना है 97 और 98 को। ये दोनों ही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को लेकर है, लेकिन एक तरफ कैटेगराइज कर दिया है महिलाएं और 18 साल से कम आयु की बालिका जो किडनैप हो गई है, अबडक्टेड हो गई है, उनके। सर इस केस में अगर वो सुसाइड करे तो क्या पापा और पुलिस वाले लायबल होंगे? हाँ, अगर वो लिख करके कुछ ऐसा सुसाइड नोट छोड़ जाए, लाइबिलिटी बने ना बने लेकिन मुकदमा जरूर बन जाएगा। लाइबिलिटी तो बात की बात। ज़्यादातर जितने भी केसेस हैं जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के हैं, जो कि सुसाइड नोट के आधार पर बनते हैं, प्रैक्टिकली अदालतों में देखा गया है कि कन्विक्शन का रेट 1% भी नहीं। मुकदमा बन जाता है, सजा नहीं। क्यों? हार्ड टू प्रूव। सिर्फ पत्र लिखने से अगर साबित हो जाता तो बात ही कुछ और होती। देखिए, जिस व्यक्ति को आप रोकोगे ना किसी काम करने से, वो अपनी व्यथा लिखेगा। है? अच्छा काम अच्छी नीयत से भी रोकेंगे
तो उसे तो बाहर की हवा देखनी है, तो वो तो परेशानी में अपने पिताजी को विलन ही कहेगा। लेकिन देखा जाए, फैक्ट्स देखे जाएंगे, परिस्थितियाँ देखी जाएगी, चीज़ें देखी जाएगी कि क्या चीज़ें हैं। तो कोई छोटी बच्ची है मान लो और पिता है, तो उस पर इस प्रकार की लायबिलिटी बनना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ, अगर बिल्कुल ही वॉयलेंट है, पिता ही गलत है, व्यक्ति है, तो फिर उस पर भी लायबिलिटी बनेगी। कलयुग आ गया है, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कई पिता भी पुत्रियों के साथ दुष्कर्म के अपराध कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं। तो वो बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है, उन लोगों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कन्विक्शन का रेशो 1% भी नहीं बनता है। चलिए, अब बात करें हम तलाशी की प्रक्रिया। 97 हबीज कॉर्पस दोनों ही जोड़िए आप, क्या दिक्कत है? आप यू कैन मूव टू हाई कोर्ट आल्सो, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण का याचिका। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि देखिए, फर्क ये है कि हाँ, जो रॉन्गफुल डिटेन होता है वो रॉन्गफुल ग्राउंड्स पे होता है। तो रॉन्गफुल ग्राउंड्स पे अगर कोई व्यक्ति डिटेन हो, कोई अथॉरिटी हो, हेबियस कॉर्पस। अदरवाइज 97-98, बाकी 97-98 में मूव कीजिए। जब आप 97-8 में मूव ही नहीं कर पा रहे, पुलिस ने ही अनऑथोराइज अरेस्ट करके रखा है, पुलिस ने ही इलीगल डिटेन करके रखा है, तो कहाँ जाओगे? पुलिस से छुड़ाने के लिए क्या पुलिस को कहेंगे क्या? संभव ही नहीं है। आप कहोगे तो छोड़ेगी भी नहीं। देन यू शुड मूव टू हाई कोर्ट। तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण का याचिका लगा देंगे। पुलिस के केस में पर्सनल पनिशमेंट के बाद जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। चलिए आगे चलें। प्रोसीजर ऑफ सर्च, तलाशी की प्रक्रिया के साहब अभी हमने पढ़े 94, 5, 6, 7, 8, इन सब में क्या है? तलाशी है, तलाशी के वारंट है। 93 भी तलाशी वारंट का प्रोविज़न है, लेकिन वो प्रोडक्शन और डॉक्यूमेंट को लेकर है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और डॉक्यूमेंट को लेकर कोर्ट सर्च वारंट इशू करती है। और 94, 95 में आज अलग अलग एस्पेक्ट पे हमने सारी बातें की। अब चाहे केस 93 से लेकर 98 तक कुछ भी हो, व्हाट विल बी द सर्च का प्रोसीजर? व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ सर्च? तलाशी की प्रक्रिया क्या हो? तो सेक्शन 100 आपको तलाशी की प्रक्रिया बताएगा। 100 से लेकर 104 तक के प्रोविजंस हैं। तो प्रोसीजर ऑफ सर्च, तलाशी की प्रक्रिया, तो बहुत सिंपल शब्दों में कहूँगा कि जब भी किसी प्रीमाइसेस की तलाशी लेनी है पुलिस को, और पुलिस के पास तलाशी का वारंट है, तो पुलिस सबसे पहले उस प्रीमाइसेस के ऑक्यूपायर से संपर्क करे, उस परिसर के स्वामी या अधिभोगी से संपर्क करे और उसे अपनी तलाशी का वारंट दिखा दे। सबसे पहले क्या करना है? संपर्क करना है और तलाशी का वारंट उसे दिखा देना है। दिखा दिया साहब वारंट। नाउ it becomes the duty of the occupier of the premises or owner of the premises that he will allow police to enter into the premises and conduct the search. अब ऐसे परिसर के अधिभोगी का या स्वामी का ये कर्तव्य बन जाता है। जैसे वारंट दिखाया पुलिस ने, कर्तव्य बन गया है। क्या कर्तव्य बन गया है? कि साहब वो उसे पुलिस वालों को अंदर प्रवेश करने दे, रोक टोक ना करें और उन्हें चुपचाप तलाशी लेने दे। ठीक।
तो ये पहली बात ध्यान में रखनी है। अब पुलिस को चाहिए कि जब वो तलाशी का काम स्टार्ट करे उससे पहले आस पड़ोस के उसी लोकेलिटी के 2 लोगों को बुला लें। क्या करना है पुलिस को? आस पड़ोस के स्थानीय क्षेत्र के 2 लोगों को बुला लें। तो पुलिस को 2 लोगों को बुलाना है, 2 गवाह बुलाने हैं, विटनेस ऑफ सर्च, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेबरहुड और लोकेलिटी। इफ नॉट पॉसिबल देन पुलिस कैन कॉल एनी अदर 2 मेंबर्स। देखिए जनरली तो आस पड़ोसियों को बुलाना चाहिए, लेकिन पड़ोसी मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं साहब हम तो नहीं बनेंगे कोई गवाह हुआ, तो देखिए पुलिस किन्हीं और लोगों को भी बुला सकती है, और चाहे तो पुलिस जिन्होंने मना किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। पुलिस अधिकारी की सहायता नहीं कर रहे वो, आप में से कोई अगर बता सकते कि अगर पुलिस ने कहा कि तलाशी के गवाह बनो साहब और वो मना करा, गवाह कह रहे हम तो नहीं बनते, देन whether that person who is denied to be a witness of such has committed any offense, अपराध किया उसने? हाँ तो आप सब कह रहे हो, लेकिन क्या अपराध किया ये कौन बताएगा? सर आईपीएस भारतीय न्याय संहिता में पढ़ा है, मतलब पुलिस ऑफिसर या आपने समझाया था कुछ भी चोरी करना होता है वो भाग रहा है और आपने बोला है कि पुलिस वाला मांगता है कि मेरे को गाड़ी को कुछ भी वो हेल्प मांग रहा है, अक्सर आपने नहीं करी तो एक ऑफेंस ही है। वो तो आपकी ड्यूटी है हाँ कि कब जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो अभी भी पुलिस ने सहायता ही मांगी है। यहाँ पे ऑफेंस बनेगा लोक सेवक के सहायता करने का लोभ करना, निर्देशों की अवहेलना करना, 187, 188 आईपीसी का अपराध, यहाँ पे 187 में सहायता का ओमिशन है। तो अपराध करते हो, तलाशी पुलिस कह रही है तो डायरेक्शन का पालन करना चाहिए। चलिए, तो 2 लोगों को साथ लेके जाना ताकि वो तलाशी का गवाह बन सके। अब पुलिस प्रीमाइसेस में प्रवेश करेगी, 2 गवाह भी ले जाएगी। अगर पुलिस वालों को लगता है कि जिस प्रीमाइसेस में उन्होंने सर्च के लिए एंटर कर लिया है वो किसी पर्दानशी महिला के कब्जे में, पर्दानशी महिला होती जो सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अपना चेहरा नहीं दिखाती, तो पुलिस उसे वहां से हट जाने के समुचित अवसर प्रदान करेगी, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि हट जाए। हाँ, अगर उस महिला की तलाशी की जरूरत है तो महिला पुलिस बुलाई जाएगी और महिला पुलिस उसकी तलाशी लेगी, डिसेंसी का ध्यान रखा जाएगा। अब तलाशी का काम शुरू होता है। ठीक, नाउ द सर्च बिगिंस। अब सर्च चालू हो जाती है। तलाशी के स्थान में हर एक जगह की कोने कोने की तलाशी ली जा सकती है। तलाशी में जो भी सस्पेक्टेबल या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल पाए जाए, पुलिस उनकी एक सूची बनाए। ऐसी लिस्ट 2 कॉपियों में बनेगी। तो जो आर्टिकल मिलेंगे वो आर्टिकल सारे पहले कब्जे में ले लेगी पुलिस। कब्जे में लेने के बाद क्या करेगी? उनकी लिस्ट बनाए। तो जितने आर्टिकल मिले हैं उन सबको लिस्ट में लिख दिया जाएगा। ये लिस्ट 2 कॉपीज में तैयार होगी, 2 कॉपीज में ये लिस्ट बनेगी। अब 2 कॉपी में लिस्ट बनेगी। इस लिस्ट पर ये जो 2 गवाह लाए थे ना, इनके हस्ताक्षर कराएंगे कि नहीं कराने? इसीलिए तो लाए थे और इनके सामने ही तलाशी हो रही है। तो
तो ये जो 2 विटनेस है, 2 गवाह हैं, ये सूची पर हस्ताक्षर करेंगे, तो लिस्ट पे साइन हो जाएंगे। अब ये लिस्ट साइन हो जाएगी, परिसर के अधिभोगी को अगर वो खुद चाहे तो पुलिस उससे कहेगी कि आप चाहो तो आप भी साइन कर लो। बट द ऑक्यूपायर और ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस कैन नॉट बी बाउंड टू साइन। बाउंड नहीं है वो साइन करने, वो चाहे तो हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है, लेकिन चाहे तो कर सकता है। If he is so willing, he can sign, and if he do not want, he can deny. The police will not compel him to sign such list. पुलिस उसे कंपेल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इधर ऑनलाइन में कोई कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ऑफलाइन में बताइए। क्यों बाउंड नहीं कर रहे? हाँ, जवाब कमेंट बॉक्स में आया कि नहीं? क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल बात है, ठीक कह रहे हो आप, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो रहा है ना इससे। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, भाई आप ही के खिलाफ तो चीजें मिली है, आपके घर से पिस्तौल मिली है और आप ही साइन कर रहे हो, हाँ मिली है। तो नहीं कराया जा सकता कंपेल। और 161 के स्टेटमेंट पे भी साइन नहीं होते, वो भी ऐसा ही है कि इच्छा हो तो कर दो, ना हो तो ना करो। तो उसे साइन करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। वहाँ साहब तलाशी कंप्लीट हो गई, सर्च का मेमो बन गया, लिस्ट बन गई, 2 कॉपी में हो गई। अब सर्च में जो जो भी चीज़ें पाई जाए उनको सील चिट किया जाए। थिंग्स और आर्टिकल फाउंड इन सर्च विल बी सील एंड चीटेड, तो सील चिट करेंगे। और ऐसी चीज़ों को संभव है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और नहीं संभव है तो किसी सेफ्टी वाले प्लेस पे रख दिया जाएगा। कस्टडी किसी अभिरक्षा में दे दी जाएगी, सेफ्टी वाली किसी प्लेस पर उन्हें रख देंगे। और पुलिस जो रिपोर्ट कर देगी मजिस्ट्रेट को कि साहब हमने फलानी जगह पे तलाशी ली, फलानी जगह पे ये चीज़ें मिली। और बाकी मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि अगर तलाशी के दौरान कुछ संदेहास्पद लोग भी मिले जो कि उस अपराध से सीधे सीधे कनेक्टेड नज़र आए, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेना है और उन्हें अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश कर देना। तो दोनों काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्पेक्टेड चीज़ों की तलाशी का वारंट है तो उसमें किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अरेस्ट तो कर ही सकते हैं। 41 हम पढ़ चुके हैं कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे लोग जिन पर चुराई गई संपत्तियां होने का संदेह है तो तुरंत पुलिस उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी ना वहाँ पे, कि भाई आपके कब्जे में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई गई है जो जमाने से चोरी करके लाई हुई है, तो पुलिस आपको भी तुरंत वहाँ पे गिरफ्तार करेगी। तो यही कारण है कि वहाँ पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब मान लीजिए कभी कभी अधिकारिता से परे तलाशी लेनी, बियॉन्ड जुरिडिक्शन लेनी, तो क्या करें कि साहब तलाशी का प्रोसीजर तो यही रहने वाला है, कोई बदलने वाला नहीं है। बस यही है कि जो चीज़ें हैं, जो तलाशी की रिपोर्ट है, वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए।
बाहर से लाए हो तो अपने यहाँ जिसने तलाशी का वारंट जारी किया है उस मजिस्ट्रेट के यहाँ पे पेश करनी है। फिर कई बारी एक अलग थलग सा प्रोविज़न 102 में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, 102 में आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि कई बार लावारिस संपत्तियां पड़ी या फिर अपने घर के बाहर कोई गाड़ी 4-5 दिन से खड़ी कर जाए। अब आप रोज देख रहे हैं कि यार किसकी है किसकी है। मैंने अपने यहाँ भी लगभग जितने भी लोग रहते सबसे पूछ लिया, ये 13-14 किराएदार सबसे पूछा कि भैया आपकी है क्या? बोले सर हमारी नहीं है सर गाड़ी, मेरी भी नहीं है, मेरे किसी जानकार की भी नहीं है। क्या करूं? कौन रख गया मेरे यहाँ? कल को चिंता तो होगी ना कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करके ये गाड़ी रख गया हो, इस गाड़ी में किसी का मर्डर हुआ हो, इस गाड़ी में कोई अफीम डोडा चरस सप्लाई हुआ हो, या ये गाड़ी चोरी की हो और कोई अपने घर के बाहर ला के रख गया, और अगर अपने घर में ये गाड़ी पकड़ा गई तो लाइबिलिटी तो सीधी आएगी कि साहब आपके घर के बाहर खड़ी है। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या ड्यूटी है कि हमको तुरंत पुलिस थाने पे इत्तला करनी चाहिए। पुलिस को कहना चाहिए कि साहब ये क्या है, देखो आप ले जाओ, हमारी तो नहीं। 102 में पुलिस की पावर है, सेक्शन 102 में पुलिस की पावर है कि प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेने की, जब्त कर लेगी, कॉन्फिस्केट कर देने की। तो संपत्तियों का संभरण करती है पुलिस, जब्ती करती है। 102 में लावारिस संपत्तियां, कौन सी संपत्तियां हैं? ऐसी संपत्तियां जो कि जिनमें यह संदेह है कि अपराध में प्रयुक्त की गई। कौन सी संपत्तियां हैं? सस्पेक्टेड, लाइकली टू बी यूज्ड इन ऑफेंस, या यूज्ड, ऑलरेडी हैव बीन यूज्ड इन ऑफेंस। तो अपराध में वो प्रयोग की गई संपत्तियां हैं। तो अगर ऐसी कोई संपत्तियां हैं जो अपराध में प्रयोग की गई हैं या संदेह है कि वो चुराई हुई हो सकती हैं, अपराध की विषय वस्तु हो सकती है, तो ऐसी संपत्तियों के बारे में 102 पुलिस वालों को अधिकार देता है कि वो उसे जब्त कर ले। तो ये भी जब्ती होती है। कई बार लावारिस पड़ी नहीं होती, कहीं हमने देखा जाड़ियों में पड़ी है एक मोटरसाइकिल। अब जाड़ियों में कौन छिपा गया साहब? क्यों छिपा गया मोटरसाइकिल जाड़ियों में? या तो एक्सीडेंट हुआ है, या कोई मार मुरा के जाड़ियों में डाल दिया किसी को, या मोटरसाइकिल चोरी करके लाया और जाड़ी में छिपा दी, तो कुछ तो अपराध हुआ। ऐसे हर केसेस में क्या होंगे? 102 में जब्ती। ठीक है, अब तलाशी हो गई। देखिए मजिस्ट्रेट साहब यदि उचित समझे तो निर्देश दे सकते हैं कि तलाशी उनकी उपस्थिति में ले ली जाए। तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी तलाशी हो सकती है, और अगर होती है तो वो सेक्शन 103 में आपको दिखाई पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है 103 में कि नहीं है? 103 में मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में हो रही है तलाशी। वे निर्देश दे सकते हैं कि साहब तलाशी लेने जाए, पुलिस तब मुझे इन्फॉर्म करें, आई विल कम विद पुलिस, मैं पुलिस के साथ आऊँगा, वहीं खड़ा रहूँगा। फिर बात करें आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का 104। 104 में कोर्ट की पावर है डॉक्यूमेंट्स को परिबद्ध कर लेने। इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा है, तो दस्तावेजों का परिबद्ध कर लिया। मतलब न्यायालय के सामने अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट पेश होते हैं जो फोर्ज डॉक्यूमेंट हैं, जो काउंटरफीटेड हैं,
तो कोर्ट उन्हें इम्पाउंड करने का ऑर्डर दे देता है, परिबद्ध कर लेता है। अब कोर्ट की कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट रहेंगे और कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार उन डॉक्यूमेंट का डिस्पोजल होगा। इसलिए तो इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की भी पावर यहाँ पे 104 में, जब ऐसे काउंटरफीटेड चीज़ या ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होते हैं तो कोर्ट उन्हें परिरुद्ध करने के निर्देश दे सकता है। इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इसे कहते हैं। समझ गए हैं? ठीक। अब जो अगला एरिया है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगा, बाकी तो वो आप लोग खुद से डील करेंगे। जो 105 से रेसिप्रोसिकल अरेंजमेंट्स वाला एक टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। तो सेक्शन तो सारे लिखे हैं बुक में, पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए दे रहा हूँ कि ये है क्या। एक कहावत है, एक हाथ से ले दूसरे से दे। एक हाथ से लो दूसरे से दो, गिव एंड टेक। यही रेसिप्रोसिकल अरेंजमेंट्स है। गिव एंड टेक सिस्टम मतलब एक देश दूसरे देश के साथ गिव एंड टेक वाला ट्रीटी करता है, संधि करता है आपराधिक मामलों में, कि भाई ये सुविधा हम आपको देंगे, उसके बदले यही सुविधाएं आप हमें दो। हम आपके देश के ये काम हमारे देश में करेंगे, आप वही काम आपके देश में करोगे हमारे देश में। अब क्रिमिनल केसेस में ये कैसे? तो क्रिमिनल केसेस में हमारे तो समन निकलता है, वारंट निकलता है। आज हमने तलाशी का वारंट भी निकाला, तलाशी भी करी, फिर प्रोक्लोमेशन भी हमने पढ़ा, अटैचमेंट भी हुई, कुर्की भी होती है, संपत्तियां भी कुर्क करनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में रेसिप्रोसिकल अरेंजमेंट्स होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं किसी देश को कि अगर आपके देश का कोई समन आया तो हम भारत में एग्जीक्यूट करेंगे, आपके देश का कोई वारंट आया तो हम भारत में एग्जीक्यूट करेंगे, पकड़ के भेजेंगे आदमी को। आपके देश से कोई सर्च वारंट भारत में आया तो भारत में हम उस वारंट पे तलाशी लेंगे। आपके देश से कोई अटैचमेंट आया, प्रॉपर्टी को अटैच करना हुआ, से कुर्की करनी हुई तो हम करेंगे। आपके देश से कोई मुलजिम आया, आप कोई मुलजिम होगा तो हम आपको सुपर्द करेंगे। क्या आप ये कि ये काम हमारे लिए करोगे? वो भी कहते हैं यस, कि हाँ हम भी यही काम आपके लिए करेंगे। तो हो गया रेसिप्रोसिकल अरेंजमेंट, तो हो गई वित्तीयकारी व्यवस्थाएं। और अब 105 A B C D E सब इसमें L तक तसल्ली से पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कल पूछेंगे। देखो अब एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं, कंपटीशन में इस बात का जवाब बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर जिन एरिया में से नहीं आता वहीं से सवाल कंपटीशन में आता है। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि देखिए आप कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हर व्यक्ति पढ़ के जाएगा, एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ेगा, एक एक एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सवाल हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो वहाँ से एग्जामिनर पूछता है और ना पूछे तो उसकी मर्जी, लेकिन उसे ये पता है कि ये जो आप कह रहे हो कि सवाल इन एरियाज में नहीं आता, तो वो भी जानता है इन चीज़ों को, तो वो कभी कभी उन्हीं एरियाज से सवाल पूछता है। तो इसलिए मैंने तो पिछले कई साल हो गए
स्किप करना ही खत्म कर दिया। एक एक सेक्शन क्लासेस में पढ़ाया है 1 to 1। भले 1.5 साल चला हो बैच, 2 साल भी चल गए, उसकी परवाह नहीं की। 2 साल भी सेशन चलाया है, परवाह नहीं की। ये नहीं कि निकालना है बैच या ये मनी ओरिएंटेड काम नहीं किया कभी। 2 साल में ऐसे तो 3 बैच निकाल दूँ, 4 निकाल दूँ, लेकिन नहीं। क्यों? कि मनी ओरिएंटेड ना होकर रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम एक एक को टच करेंगे। ऐसे तो बच्चा मान लो ना भी पढ़ेगा, पर हमने अगर यहाँ बता दिया और उसे याद आ गया उस समय, तो कम से कम उसका एक सवाल ठीक हो जाएगा। तो यही कारण है कि 1 सिंगल 1 by 1 स्टडी शुरू किया है। लेकिन फिर भी एक कॉम्पिटिटर को तो खुद से सारी चीज़ पढ़नी चाहिए। देखिए क्लासेस में या यहाँ पे ये संभव नहीं होता कि हम सारे एरियाज़ को डील कर लें। लेकिन एक अच्छा कॉम्पिटिटर जो है, मान लीजिए मैंने आज सर्च पढ़ा दिया, अब सर्च के बाद मैं ये आपको रिसिप्रोकल अरेंजमेंट खाली मैंने 5 मिनट में बता दिया, पर आपको ये 5 मिनट नहीं लगाने हैं। मैंने कहा पढ़ना है, कोई सवाल हो तो पूछना है, तो घर जाके आपको ये सारी चीज़ें नोटिस में लेनी है। 105 ABCD L तक सब पढ़ना है, तो वो काम तो आपका है ना। अब आप अपना काम भी नहीं करोगे और कल ऐसे ही मैं आगे आके प्रिवेंटिव सिस्टम पे चालू हो जाऊंगा 106, 7, 8, 9 पूरा एरिया, तो मेरी तरफ से तो मैंने 105 ABCD L सारा कर लिया। और इसी तरीके से कई बार 20-20, 25-25 सेक्शन स्किप करेंगे, तो स्किप सिर्फ ये मेरे यहाँ की क्लास के लिए है, आप लोगों के लिए कुछ स्किप नहीं है। आप लोगों के नोटिस में तो चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें अगर मटेरियल कम है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, तो उनमें जो बेसिक चीज़ें हैं पूछने की, वो अपने सेक्शन को लिखकर 1 आध 2 लाइन में उन पर शॉर्ट नोट डाल दो, ताकि जब भी पढ़ो तो वो 2 लाइन पढ़ लो उस सेक्शन के लिए और अपना काम खत्म हो जाए, हम आगे बढ़ें। तो किसी सेक्शन में मटेरियल चीज़ें निकालना सीखो आपको। जैसे अभी 94 मैंने आपके सामने पढ़ा, अगर आप ऐसे देखोगे 94 को लेजिस्लेचर की लैंग्वेज में, तो उसने तो 1-1.5 पेज में वो सेक्शन भर दिया है, आपके सामने की बात है। पर हमने कितनी चीज़ें निकाली उससे? पहली बात तो जिन लोगों को पावर है वो निकाली, DM SDM फर्स्ट क्लास में से। फिर अपन ने क्या निकाली कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो वो निकाल ली। फिर हमने थर्ड बात निकाल ली कि कौन सा पुलिस ऑफिसर, बस। तो ये 3 चीज़ें भी कोट करके अगर चलोगे और ऐसे छोटे छोटे नोटिस में लोगे, आपका काम आसान हो जाए। वरना तो वो 1 पेज पढ़ते रहो, 10 बारी पढ़ो तो 10 बारी वो 1 पेज पढ़ना पड़ेगा, उस पेज में कुछ है ही नहीं ना। आप बता दो सेक्शन 94 में ये 3 बातों के अलावा कोई मटेरियल बात है क्या जिससे कि सवाल उठ जाए या बुलबुला उठ जाए? आई डोंट थिंक सो। ऐसा होने की संभावना नहीं है। क्यों? कि एज अ कॉम्पिटिटर को या कंपटीशन पढ़ाने वाले को पकड़ना वही है। लंबी चौड़ी बात है 95 और 6 में लिखी आपने देखा है, लेकिन 95-6 में हमने कितनी चीजें बताई और संक्षिप्त में कि क्या है कि साहब स्टेट गवर्नमेंट को पावर है नोटिफिकेशन जारी करे, प्रोहिबिट को पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करे। ठीक, कौन सा पब्लिकेशन है? तो 5 धारा याद कराई, 124 है, 153 है, 153B, 293, 292, 295 है, ये 5-6 सेक्शन कोड किए। फिर पुलिस कौन है, सर्च लेना है या सर्च कर लेना है। फिर अगर किसी को दिक्कत है तो हाई कोर्ट में मूव कर देना है, वहाँ 3 जजेस की बेंच सुनेगी यथासंभव, नहीं है तो जितने हैं वो सुनो। बस इतनी तो चीज़ें याद रखनी है। भर दिए 2-2 पेज। आप मेरे पास वो 2 पेज पढ़ने के लिए थोड़े आए हो, वो तो आपके पास भी लिखे थे, तो वो काम नहीं है। ठीक है, हमको चीज़ों में जो मर्म है उस मर्म को रिटेन करके चलना है
और फालतू की बातें अपने दिमाग से दूर रखनी है। रट्टेबाजी वाला क्या करता है, अनावश्यक चीज़ें भी दिमाग में भरता है। जो स्टूडेंट रट्टेबाजी की पॉलिसी पे चलता है वो सब कुछ रटता है, क्योंकि उसे मर्म का पता नहीं है। तो जब तक आप किसी सेक्शन के मर्म तक नहीं पहुंचोगे तब तक उसे समझना मुश्किल है। और जब मर्म पे पहुंच गए तो छोटे से मर्म में भी बहुत सारी कमेंट्री लिखी जा सकती। 94, 5, 90, 100 तक में जो सर्च की प्रोसीजर बताई मैंने आपको 100 में है, तो किताबों में भी लिखे 100 में इतने लंबी चौड़ी, लेकिन अपन ने बिल्कुल प्रैक्टिकली जैसे सर्च करते हैं कहीं गए उस तरीके से सर्च करके आप लोगों के सामने बात रख दी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सर्च और सर्च वारंट और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी ऐसा हो जाएगा। तो बात समझ गए हैं? सर 102 में जो प्रॉपर्टी सीज करी और फिर उसका कोई क्लेम उठाने आ जाए तो उसका एक प्रोविजन दे रखा है कि 500 तक की अगर है तो उसको कुछ होल्ड कर दीजिए। 500 रुपये से तक की है, पेरिशेबल नेचर की है, तो क्या करेंगे जब्ती करके हैं? सेल कर दें। और बाकी तो रखेंगे। अब किसी की मोटरसाइकिल आई है तो रखेंगे, तो वो टाइम पीरियड होता है? नहीं थाने में पड़ी रहेगी। आप थाने में देखो सड़ रही है गाड़ियाँ, कभी थाने जाओ सड़ी है, मतलब पड़ी है 12 बरसों हो गए, कोई लेने नहीं आया। बाकी कोई लेने आएगा तो कोर्ट से छूट जाएगी, क्या दिक्कत है? आप अपनी टाइटल बता के कि हाँ साहब मेरी कोई उठा के ले गया था, किसी ने डाल दी होगी जंगल में, मेरे ये कागज़ है, मेरी गाड़ी मुझे दे दो, दे दे, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है, बाकी बातें कल करेंगे। प्रिवेंटिव सिस्टम पे आएंगे। 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव। तो कल की क्लास में हम प्रिवेंटिव सिस्टम को 106 से आगे वाला जो पार्ट है और वो 153 तक के एरिया का पार्ट सीआरपीसी में है, उस पे हम मोटे मोटे या खास डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू।